गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है ना। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक वी मस्ट नो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल. The word itself suggests they are very small. They cannot be seen through naked eyes. So in order to see these microorganisms we require microscope. ठीक है ना, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ये आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा. अब वैसे अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स में आपने देखा है कि ब्रेड क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, उसके सरफेस में ग्रेश वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं. तो दैट इज़ फंजाई. वो फंजाई से है. फंजाई क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हो. तो आपको दिखाई देगा कि वो टाइनी ब्लैक राउंड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे. ठीक है ना. इसके अलावा रेनी सीज़न में आप देखोगे कि लेदर जैकेट्स के ऊपर या फिर आपके घरों के छत के ऊपर जहाँ थोड़ा सा गीला है, नमी है, वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई देगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिखाई देगी. ठीक है ना. तो वी कैन से दैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी देम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. एंड these are called, and that's why these are called microorganism or microbes कहा जाता है. Now microorganism are classified into 4 major groups. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ये मेजर ग्रुप्स है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. ठीक है ना. तो सबसे पहले वायरसेस है. तो वायरसेस दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जब जाएगा तभी ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है ना. और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है और वो बैक्टीरियम हो सकता है. ठीक है ना. और ये वायरसेस हैं, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि कोल्ड. ठीक है ना. इन्फ्लुएंजा दैट इज़ कॉल्ड फ्लू. और हमें कफ भी हो सकता है. इससे हमें सीरियस डिजीज़ भी हो सकती हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स. ऑल दीज आर कॉज्ड बाय वायरस. और आजकल तो आप सुन रहे हो कोरोना वायरस सुन रहे हो, तो वो कितना आपको सीरियस डिजीज़ कॉज कर रहा है नाउ डेज. नाउ बैक्टीरियल डिजीज़. तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम हैं टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहते हैं. ठीक है ना. इसके अलावा प्रोटोजोआ है. प्रोटोजोआ से हमें डिसेंट्री होता है, मलेरिया. ठीक है ना. तो ये कुछ बीमारी हैं जो हमें वायरसेस से, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से होती है. नाउ है इन द डायग्राम. मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, ये डायग्राम किसका है? वायरस का है. ऐसा दिखाई देता है वायरस, लेकिन ये आपको अनएडेड आईज से नहीं दिखाई देगा. इसे आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ेगा, तभी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इसके अलावा मैंने कहा बैक्टीरिया. ये देखिए यहाँ पे सब बैक्टीरियाज आ रहे. बैक्टीरिया को पिक्चर्स हैं, ऐसे दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे. फिर आपकी बुक में दे रखा है ये एल्गी है, क्लमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा. ये दोनों एल्गी है. ये माइक्रोस्कोपिक है. ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही आपको दिखाई देगा. फिर अमीबा है. अमीबा प्रोटोजोआ में आता है. ठीक है ना. अमीबा के अलावा पैरामीशियम. अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोआ में आते हैं. फिर आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है ब्रेड मोल्ड. मैंने कहा था ना ब्रेड में जो फफूंदी लग जाती है, वाइट कलर का पैचेस, फिर वो ग्रीन हो जाता है, फिर बाद में वो ब्लैक हो जाता है, तो वो ब्रेड मोल्ड है. राइजोपस बोलते हैं इसे. ठीक है. फिर पेनिसिलम देखिए इस तरीके का दिखाई देता है, एंड एस्परजिलस. तो ये सारे क्या हैं? फंजाई. ये सारे क्या हैं? फंजाई. ठीक है ना. फंजाई से भी हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. ठीक है. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? ठीक है ना. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. सिंगल सेल मतलब एक ही सेल का बना है, जैसे कि बैक्टीरिया में, कुछ एल्गी में और प्रोटोजोआ देखे जैसे कि मैंने आपको अमीबा एंड पैरामीशियम दिखाया. और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि मैनी एल्गी एंड फंजाई. vast variety of vast variety of environment they live, ranging from ice cold climate. ठंडे इलाके में जो बर्फ़ है वहाँ से लेके हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी का कुंड है जहाँ से गर्म पानी रिलीज़ हो रहा है, स्प्रिंग से गर्म पानी, वहाँ पे भी ये सर्वाइव करते हैं. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट एरिया में, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में, बिल्कुल ज़ेरोफिटिक कंडीशन में, जहाँ पे बिल्कुल वाटर ही प्रेजेंट नहीं है, डेजर्ट में, ऐसे जगहों पे भी ग्रो करते हैं. कुछ मार्शी लैंड जैसे कि दलदल वाला जो एरिया होता है
वहाँ पे भी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। दे ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स के बॉडी में भी मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ग्रो करते हैं, वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी है। अब हम पढ़ेंगे हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं और हार्मफुल कैसे हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर सेइंग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी फ्रेंडली टू अस, क्योंकि हेल्प करते हैं हमें प्रिपेयरिंग कर्ड, ब्रेड एंड केक, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, ठीक है ना। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल पील, एनिमल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसिस, ठीक है ना, और इसको अगर हम एक पिट बनाकर उसमें डाल देंगे तो आप देखोगे कुछ दिन बाद आप देखोगे कि ये डिग्रेड हो जाएगा, ये टूट जाएगा, एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिग्रेडेशन, एंड यू विल सी दैट दे bacteria are also used in the preparation of medicines, and agriculture also, they increases the soil fertility by nitrogen fixing, ठीक है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, इसलिए इस तरीके से ये एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, आप कर्ड तो खाते ही हो, ब्रेड भी खाते हो, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और क्या करता है, उस मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, ठीक। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, ठीक है ना, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम। आप भटूरे खाते हो, इडली खाते हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया और यीस्ट आप देखोगे दे आर ऑल्सो यूज फॉर फॉर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बाटर, जो राइस इडली का और डोसा का जो बाटर बनाया जाता है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। ना मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी, आपकी बुक में दे रखा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप देखिए इसमें डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इन्होंने मैदा विद ईस्ट पाउडर लिया है, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे आपका जो ये डो है वो फूल जाएगा, ठीक है ना, और देन नाउ इट इज़ रेडी फॉर मेकिंग योर रेसिपी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यीस्ट होता है वो रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। यीस्ट का एक फंजाई है जो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, जो गैस है, व्हाट इट विल डू, दिस विल फिल द डो, ये डो को कम्प्लीटली फिल कर देगा और उसका वॉल्यूम को बढ़ा देगा। आपने देखा डायग्राम पे ये वॉल्यूम कैसे बढ़ गया है इसका, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल फिल द डो एंड इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। नाउ दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। इसी तरीके से हम लोग यीस्ट को यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और केक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमर्शियली यूज़ किया जाता है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर होता है, सिरका भी कहते हैं। आप लोग आजकल फास्ट फूड्स वगैरह खाते हो, उसमें इसको यूज़ किया जाता है मोस्टली, ठीक है ना। पिकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ जो मेन यूज़ है यीस्ट का, इसको यूज़ किया जाता है कमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ठीक है ना। एंड दिस यीस्ट इट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर किसमें, किसका, जैसे कि बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, ठीक है ना, इसमें इसको ग्रो किया जाता है। एंड दिस यीस्ट विल कन्वर्ट दिस शुगर इनटू एल्कोहल, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। दिस प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। नाउ you will see that the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast, ठीक है ना।
तो इस प्रोसेस में देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं इसे? फर्मेंटेशन कहते हैं. ये जो मेथड है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड by Louis Pasteur in 1857. Again repeating, Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ मेडिसिन्स में भी होता है. मेडिसिन्स में जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स डॉक्टर्स हमें देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं पेनिसिलिन का, ऑल दीज आर एंटीबायोटिक्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स? ये एंटीबायोटिक्स हमें कहाँ से मिलता है? ये एंटीबायोटिक्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है. ठीक है ना. और इस जो एंटी मेडिसिन हमें दिए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक हमें दिए जाते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है? इट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ एंटर्ड आवर बॉडी. ठीक है ना. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ गया है, उसे क्या करता है? या तो किल कर देता है या फिर उसके ग्रोथ को रोक देता है. ठीक है ना. ऐसे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं. और एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरियाज और फंगस से बनाया जाता है, फंजाई से बनाया जाता है. और कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है, आपकी बुक में भी दे रखा है: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है ना. दीज आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स. Now Alexander Fleming in 1929 he worked and he discovered antibiotic known as penicillin. ठीक है. उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. Now next, how these antibiotics are given to livestock and poultry. तो क्या किया जाता है? उनके खाने में मिक्स करके, उनकी फीड में मिक्स करके दिया जाता है उन्हें, ताकि वो चेक कर सके माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. ठीक है ना. एंड दीज एंटीबायोटिक्स दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस. बहुत सारे प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. नाउ वैक्सीन. ठीक है ना. तो वैक्सीन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? पहले हम एंटीबॉडीज़ को डिफाइन करेंगे. जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, ठीक है ना, व्हेनेवर सम डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. ठीक है ना. जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर आ गया है, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़. ठीक है ना. द बॉडी रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स. और बॉडी को याद रहता है कि अगर दोबारा से ये माइक्रोब हमारे बॉडी में आ जाए तो हम इससे कैसे लड़ेंगे, हाउ टू फाइट. ठीक है ना. तो इफ़ अ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, अगर हमारी बॉडी के अंदर हम डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, मतलब वो कोई मरा हुआ है या फिर बहुत ही वीक माइक्रोब अगर हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, हमारे हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो हमारी हेल्दी बॉडी क्या करती है? उससे फाइट करती है, उसे मार देती है. किसे? द इन्वेडिंग बैक्टीरिया. हाउ? बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. ठीक है ना. एंड दीज एंटीबॉडीज इट रिमेन्स इन द बॉडी. ठीक है. ये बॉडी में रहता है. एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रो फॉर एवर. ठीक है. एक बार ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में बन जाता है और ये हमारे बॉडी में ही रहता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. किससे? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. हमेशा के लिए हमारी बॉडी को इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाता है. दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क. ऐसे ही वैक्सीन वर्क करता है. तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आर डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी. ठीक है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. जो वैक्सीन है, व्हाट आर दे आर डेड एंड वीकेंड माइक्रोब विच आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी. एंड व्हेन दीज आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, व्हाट हैपन्स? Our body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. And these antibodies, it remains in the body and protect our body from disease causing microbes forever. ठीक है. बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाई गई है, जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस. ठीक है ना. एंड एडवर्ड जेनर ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798. ठीक. फिर आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, पल्स पोलियो प्रोग्राम. ठीक है ना. तो पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाता है? पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं चिल्ड्रंस को. एंड दीज आर एक्चुअली वैक्सीन्स.
क्या है, ये वैक्सीन है और पूरा वर्ल्ड वाइड कैंपेन है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स in order to eradicate this disease from most part of the world. ठीक है ना. And these vaccines are made on large scale from microorganism to protect the humans and other animals from several diseases. तो वैक्सीन्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस को एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस. नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स नहीं कर सकता. ठीक है. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, दे आर एबल टू फिक्स दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ताकि उसकी फर्टिलिटी को अगर से इंक्रीज कर सके. ठीक है ना. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकता. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं किसको, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सॉइल में, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, जिनके रूट्स में ये बैक्टीरिया रहते हैं. ठीक है ना. ये माइक्रोब्स रहते हैं, ये बैक्टीरिया रहते हैं. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. क्या बोलते हैं इन्हें, दे आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. सो दिस इज हाउ दे इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा हेल्प करते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. हाउ, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, फ्रूट है, वेस्ट, जो भी वेस्ट है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. ठीक है ना. इस वेस्ट को अगर हम एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दें, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू मैन्योर, और ये मैन्योर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये जो बैक्टीरिया है इसको कन्वर्ट कर रहा है, मैन्योर में कन्वर्ट कर रहा है, और एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है. एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन करना है. तो ये डंपिंग हो जाएगी इनकी, अगर ये बायोडिग्रेड नहीं होंगे. ठीक है ना. तो क्या होगा, एनवायरनमेंट डंप होगा, फाउल स्मेल आएगी, तो इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो सकता है. ठीक. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट of the plants and animal, converting them into simple substances. ठीक है ना. These substances are again used by other plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby cleaning up the environment. इस तरीके से वो environment को क्या करता है, clean करता है. harmful microorganism. अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस पढ़े. हमने पढ़ा कि वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है. हमने पढ़ा कि वो हेल्पफुल कैसे है. वो हमें कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में हेल्प करता है. हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है. नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है. ठीक है ना. तो इस तरीके से बहुत सारे यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. यूजेस के साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. तो हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, दे कॉज डिजीज इन बोथ ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है ना. एंड दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को स्पॉइल कर सकता है, कपड़े को स्पॉइल कर सकता है, लेदर को स्पॉइल कर सकता है. ठीक है ना. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. ठीक है ना. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोबियल डिजीज, दिस माइक्रोबियल डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है. कैसे, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है ना. और इस टाइप के डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़. जैसे कि कॉलेरा जो कि वाटर से फैलता है, कॉमन कोल्ड छींकने से. ठीक है ना. जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, हम स्नीज करते हैं. अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो व्हाट विल हैपन, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर
carrying thousands of viruses will spread in air, and when these viruses enter the body of healthy person while breathing, it causes infection to healthy person. ठीक है ना. तो इस तरीके से अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये बीमारी फैल सकती है. ठीक है ना. चिकन पॉक्स and tuberculosis, these are some example of communicable disease. ये communicable disease के example हैं. तो again I am repeating, the microbial disease that can spread from infected person to healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. Example of communicable diseases are cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. अभी मैंने आपको बताया व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, छींकता है तो व्हाट हैपन्स, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर एंड दीज वायरसेस मे एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. ठीक, इस तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है. नाउ कैरियर्स, कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स किसका काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं. ठीक है ना. जैसे कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या करता है, गार्बेज में बैठ जाता है, एनिमल एक्सक्रीटा में बैठ जाता है और जो पैथोजेंस हैं उसके पैरों में स्टिक हो जाते हैं. अब ये क्या होता है, ये जाके अनकवर्ड फूड में बैठ जाते हैं, अनकवर्ड फूड में बैठ जाते हैं तो पैथोजेंस को अनकवर्ड फूड में ट्रांसफर कर लेते हैं. और ऐसे कॉन्टामिनेटेड फूड को जब हम खाते हैं तो व्हाट हैपन, वी गेट सिक, हम सिक हो जाते हैं. देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल दैट वी शुड नॉट eat uncovered food or we should always keep food covered and we should avoid consuming uncovered food items. ठीक है ना. हमें uncovered food नहीं खाना चाहिए. Now एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये डायग्राम देख सकते हो आप, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का डायग्राम है. एंड इट इज़ ऑल्सो कैरियर, ये कैरियर है. ये जब हमें काटता है तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देता है जिससे हमें बीमारी होती है मलेरिया. क्या होती है, मलेरिया. इसी तरीके से फीमेल एडिस मॉस्किटो भी कैरियर है किसका, डेंगू वायरस का. ठीक है. अगर फीमेल एडिस मॉस्किटो हमें काट देती है तो हमें क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है. तो इस तरीके से ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, डिजीज़ कैरी करते हैं. ठीक, दे आर कैरियर्स. क्या हैं ये, कैरियर्स हैं. अब आजकल आप बहुत सुन रहे हो डेंगू भी हो जाता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं. तो आसपास हमारा जो मॉस्किटो ब्रीड नहीं करना चाहिए, मॉस्किटो ब्रीड ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है. आपको ये देखना है कि आसपास पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, वाटर कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में एक्सेट्रा, कोई भी जगह पे आपके आसपास घर में वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस वाटर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज. मॉस्किटोज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है ये. ठीक है ना. योर सराउंडिंग शुड बी क्लीन. ठीक है. तो इसके साथ साथ आपको मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना. जैसे गुड नाइट आता है, ऑल आउट आता है, ये सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हो. एंड एनी मेजर्स कैन बी टेकन, एनी मेजर्स दैट इज़ that can keep this mosquito away should be taken in order to protect us from these diseases. ठीक है ना. तो इसलिए जो मॉस्किटो से बचने के लिए हमें इन सब सावधानियों को बरतना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, हमें ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं. ठीक है ना. तो हमें क्या करना है, वी शुड मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प अस टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय दीज कैरियर्स. Understood? Now, disease causing microorganism in animals. ठीक है ना. जिस तरीके से प्लांट में, ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करता है, इस तरीके से ये एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो रॉबर्ट कोच in 1876 discovered a bacterium that is Bacillus anthracis which causes anthrax disease. कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज करता है. फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स डिजीज़ इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. ठीक है ना. ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है. इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. दूसरा डिजीज़ है जो कि फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ये कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है. ठीक. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से मैंने कहा इन प्लांट्स, जिस तरीके से मैंने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज करता है, एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करता है, ऐसे ही प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करता है. वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में
डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है ना। एंड व्हाट हैपन, जब आपके प्लांट में डिजीज़ हो जाएगा, इन सब चीज़ों में, इन सभी इंपॉर्टेंट प्लांट्स में डिजीज़ हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, दे विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप, आपको उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन डिजीज़ को क्या किया जा सके, इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को किल किया जा सके, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। प्लांट डिजीज जैसे सिट्रस कैंकर, ये किसमें होता है, किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। ना रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, ये फंजाई से होता है, एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड्स। देन येलो मेन मोजैक ऑफ भिंडी, ओकरा कहते हैं, ये किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इंसेक्ट है। अंडरस्टूड। सो दीज आर some common plant disease caused by microorganism. Understood? आज हम इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।